हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एबी में। आज हम साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और साइकोलॉजी की एक भाग बोल सकते हैं या एक शाखा बोल सकते हैं। एक शाखा होती है विकासात्मक मनोविज्ञान और उसी के अंदर बाल विकास होता है, या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की एक शाखा विकासात्मक मनोविज्ञान होती है और विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा बाल विकास होती है। तो हम बाल विकास के बारे में आज अध्ययन करेंगे। वैसे दोस्तों, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिसमें आपने देखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान होती है, पशु मनोविज्ञान होती है, विकृति मनोविज्ञान होती है, परा मनोविज्ञान होती है और इसी प्रकार बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान भी आ जाती है, सैन्य किशोर मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान और अपराध मनोविज्ञान भी होती है। तो इन्हीं सभी शाखाओं का हम एक बार अंत में जान लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण शाखाएं बाल विकास होती है। लगभग सभी एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और महत्वपूर्ण पार्ट भी है। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने एक बार पहले भी बताया है कि बाल विकास विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। तो शुरुआत करते हैं। बाल विकास विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे कहलाते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बाल विकास जो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की दार्शनिक विचारधारा है, उस दार्शनिक विचारधारा के जनक हम अरस्तु को मानते हैं और इसका समर्थन जॉन लॉक्स व थॉमस होब्स ने किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक्स एवं थॉमस होब्स भी दार्शनिक विचारधारा को मानते थे या अपनाते थे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दोस्तों, प्लेटो भी एक महान दार्शनिक थे या हम महान मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। इन्होंने 427 से 400 ईसा पूर्व के लगभग थे ये, और इनकी बुक रिपब्लिक थी। इस बुक के अंदर इन्होंने बाल विकास या बाल मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रिपब्लिक जो इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम, इन्हें बाल विकास यानी प्लेटो को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, और कोल्सनिक ने प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक बताया है। कोल्सनिक इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। कमेनियस जो कि 1628 में इन्होंने इटली में एक स्कूल की स्थापना की, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जिसे हम शिशु विद्यालय बोल सकते हैं। इन्होंने शिशु विद्यालय की स्थापना की या एक संस्था स्थापित की और स्कूल ऑफ इन्फेंसी के नाम पर ही एक बुक लिखी। इस बुक के अंदर उन्होंने धनी आय वर्ग के बच्चों के बाल विकास का विवरण दिया था। स्कूल ऑफ इन्फेंसी में धनी वर्ग या धनी आय वर्ग के बच्चों के बाल विकास का विवरण दिया था। उसके बाद 1659 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, ऑर्बिस विक्टस इनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। इसके अंदर उन्होंने सभी आय वर्ग के बच्चों के बाल विकास का विवरण दिया था। जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी थी, उसमें सभी वर्ग के बच्चों का बाल विकास का विवरण न देकर केवल धनी आय वर्ग के बच्चों का ही दिया था। उसके बाद इन्होंने
ऑर्बिस विक्टस में सभी आय वर्ग के बच्चों के बाल विकास का अध्ययन किया या विवरण दिया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। जो कमी लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी ने 1774 में स्विट्जरलैंड में अपने 3.5 वर्ष के बच्चे के बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो बेबी ग्राफी या बेबी बायोग्राफी में नामक एक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित किया था। वैज्ञानिक अध्ययन करने के कारण इन्हें बाल वैज्ञानिक या बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। स्टैनले हॉल 19वीं सदी के लगभग, स्टैनले हॉल, आगे भी हम स्टैनले हॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं हम इन्हें, और इनके बारे में हम किशोरावस्था का जनक भी इन्हें कहते हैं। हम आगे अध्ययन करेंगे विस्तार से। फिलहाल हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं बाल विकास के बारे में, इनके बारे में। स्टैनले हॉल 19वीं शताब्दी। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। और स्टैनले हॉल ने बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन भी किया था, इसीलिए इन्हें बाल अध्ययन का जनक भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन्हें किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं। बाल अध्ययन का जनक, किशोरावस्था का जनक एवं बाल विकास आंदोलन का जनक हम स्टैनले हॉल को कहते हैं। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना भी की थी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, इसकी स्थापना अमेरिका में की थी। एक पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनारी पत्रिका थी, इसका प्रकाशन भी स्टैनले हॉल ने किया था। इसके बाद स्टैनले हॉल ने बाल विकास के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण भी किया था। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने भी किया था, लेकिन बाल मनोविज्ञान के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण स्टैनले हॉल ने किया है। यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रूसो ने भी अपनी बुक एमाइल में बाल विकास का अध्ययन किया। एमाइल में इन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया, और एमाइल जो है रूसो का काल्पनिक शिष्य माना जाता है, तो उसी के अंदर इन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया है और उसके बारे में बताया है। प्रेयर अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं ये भी। इन्होंने माइंड ऑफ चाइल्ड नामक एक पुस्तक लिखी, और इन्हें क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक भी माना जाता है। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक हम प्रेयर को मानते हैं। तो भारत की बात करते हैं हम कि भारत में बाल मनोविज्ञान का आगमन सन 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ। भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक गिजुबाई माने जाते हैं, जो कि भावनगर गुजरात से थे। प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक गिजुबाई माने जाते हैं, जो भावनगर गुजरात से थे या थी, जो भी कह सकते हैं हम। अब हम परिभाषाओं की बात करते हैं दोस्तों। वैसे तो बहुत सारी बाल विकास की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताऊं मैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ग की बात करते हैं हम। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक जो परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसको बाल विकास कहा है। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं या साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान है वो गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक या किशोरावस्था के प्रारंभ तक रहती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गर्भकाल से प्रारंभ और किशोरावस्था के प्रारंभ तक जो अवस्था चलती है वो बाल विकास कहलाती है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। आगे बढ़ते हुए मुनरो की बात करते हैं। मुनरो ने भी भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन की श्रृंखला है उसी को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहा है। लगभग सभी की परिभाषा सेम है दोस्तों, बस थोड़ा सा अंतर है
किसी ने जन्म पूर्वावस्था कहा है, तो किसी ने भ्रूणावस्था कहा है, तो किसी ने गर्भाकाल कहा है। थोड़ा सा अंतर है, बस हमें इसी अंतर को समझना है। लगभग परिभाषा सभी की सेम है। जैसे आप देख सकते हैं जेम्स ड्रेवर है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक इन्होंने बाल विकास को बताया है। यानी इन्होंने कहा है कि जो जन्म से परिपक्व अवस्था तक जो विकास होता है वही बाल विकास कहलाता है। अब आते हैं हरलोक के ऊपर। श्रीमती हरलोक ने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य का विकास गर्भकाल से प्रारंभ होता है। इसका सर्वप्रथम श्रीमती हरलोक ने ही बताया था। उन्होंने आगे भी कुछ और भी परिभाषाएं दी हैं या और भी कथन कहे हैं। देख सकते हैं हम, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित है। यानी कि अभिवृद्धि से कहीं आगे विकास चलता है। अभिवृद्धि सीमित होती है लेकिन विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं होती हैं या स्पष्ट होती हैं। और विकास निरंतर एवं मंद प्रक्रिया होती है, यह हरलोक एवं स्किनर दोनों ने ही बताया है। दोनों इसके बारे में कहते हैं। दो व्यक्तियों बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी श्रीमती हरलोक का ही कथन है कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग मानसिक योग्यताएं होती हैं। इसके बाद ये भी उन्हीं का कथन है कि विकास लयात्मक होता है, रेखीय नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए उन्होंने विकास को परिवर्तनों की उत्तरोत्तर या प्रगतिशील श्रृंखला भी बताया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत सारे परिणाम आते हैं या परिवर्तन आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं आकार में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नए चिन्हों का आगमन। जैसे जैसे हम विकास के एक क्रम से दूसरे क्रम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि नए चिन्हों का आगमन हो जाता है और पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं हम। ये एक गेसेल है। गेसेल ने विकास को एक व्यापक संप्रत्यय बताया है। जी हाँ, एक व्यापक संप्रत्यय बताया है। और इसके अंतर्गत, व्यापक संप्रत्यय के अंतर्गत इसका मूल्यांकन भी किया जाता है और मूल्यांकन जो है कुछ सीमा तक ही किया जाता है। यानी कि विकास के सर्वाधिक परिचायक व्यवहारात्मक संकेत होते हैं, ऐसा गेसेल मानते हैं। इन्होंने जो विकास का सर्वाधिक पहचान जिससे होती है वो व्यवहार बताया है। यानी व्यवहार से ही हम विकास की पहचान या विकास की चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरा गार्डन, ये आप देख चुके हैं कि सर्वाधिक परिचायक व्यवहारात्मक संकेत ही होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। ईरा गार्डन, विकास जन्म से पूर्णता प्राप्ति तक चलता है। जी हाँ, जन्म से पूर्णता प्राप्ति तक चलता है। यह व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। तो यह ध्यान रखिएगा, एक पूर्णता की प्रक्रिया है। लगभग जन्म से पूर्णता की प्राप्ति तक जो प्रक्रिया या जो विकास चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, उसी को हम विकास या बाल विकास के नाम से जानते हैं। आइजेंक ने बाल मनोविज्ञान का संबंध मनोवैज्ञानिक के विकास की प्रक्रिया से बताया है। आइजेंक के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, हर्बर्ट सोरेनसन। हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। हर्बर्ट सोरेनसन के बताया उन्होंने कि विकास परिपक्वता तथा कार्यक्रम सुधार की प्रक्रिया होती है और उसके अंदर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और विकास अभिवृद्धि एवं की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक होती है, ऐसा सोरेनसन की परिभाषा में बताया गया है। और भी कई परिभाषाएं होती हैं लेकिन हम यहां पर केवल महत्वपूर्ण परिभाषाओं का ही अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी परिभाषाएं होती हैं। चलिए, ये परिभाषाएं खत्म। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अभिवृद्धि या हम कह सकते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो हम केवल यहां पर
समाप्त करते हुए अगली क्लास में देखेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, और इसके अलावा हम विकास के सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। विकास के सिद्धांत। चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, और आपका प्यार हमेशा इसी तरह मेरे साथ बना रहे। बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो में विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करूंगा। धन्यवाद।